Okay, guys, good morning. So we are starting from where we left in the last class. ये सब काफी elaborative sessions हैं. मैं कुछ भी miss नहीं कर रहा हूँ because you have some time, so I'm giving you that time so that जिन लोगों को पता नहीं है वो लोग अपने concepts अच्छे से clear कर लें और जो लोगों को पता है वो इसमें से जो important चीजें हैं वही देखें revision purpose के लिए. ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट. तो कल अगर आपको याद होगा, कल हमने स्टैंडिंग वेव की जनरल इक्वेशन पढ़ी थी. तो स्टैंडिंग वेव की जो जनरल इक्वेशन थी वो आई थी 2a sin kx plus phi 1 into sin omega t plus phi 2, if you remember it, right? फिर हमने उसके ऊपर देखा कि 2a sin kx plus phi 1 वाला टर्म क्या रिप्रेजेंट करता है एंड sin omega t plus phi 2 वाला टर्म क्या एग्जैक्टली रिप्रेजेंट करता है. तो अगर हमें किसी भी पार्टिकल की एम्पलीट्यूड निकालनी है कि व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दैट द पार्टिकल कैन हैव ऑन ईदर साइड ऑफ द इक्विलिब्रियम पोजीशन, उस केस में हमारे लिए इंपॉर्टेंट पैरामीटर कौन सा है इन द स्टैंडिंग वेव इक्वेशन 2a sin kx plus phi 1. दैट विल टेल अस कि व्हाट इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दैट a given particle in the string can have which is performing, and the string in the string we are having a standing wave. ठीक है. अब सवाल ये आता है कि इस इक्वेशन में कहाँ नोड्स है कहाँ एंटी नोड्स है, उनकी पोजीशन बदल सकती है नोड्स और एंटी नोड्स की पोजीशन इन द जनरल इक्वेशन दैट वी हैव सीन. स्टैंडर्ड इक्वेशन में जब हमने देखा था which is 2a sin kx into cos omega t, वहां पे अगर आपको याद होगा तो हमारे जो नोड्स आते थे, ओरिजिन पे एक नोड था एंड देन λ/2 की दूरी पे नोड्स आ रहे थे. लेकिन जब हम लोगों ने जनरल इक्वेशन लिया था तो नोड्स की पोजीशन अकॉर्डिंगली चेंज हुई थी. लेकिन एक बात जो चेंज नहीं हुई थी वो ये थी कि दो नोड्स के बीच की दूरी अब भी λ/2 थी. इसका मतलब इक्वेशन स्टैंडर्ड हो या स्पेशल हो, दो नोड्स या दो एंटी नोड्स के बीच की दूरी, सक्सेसिव नोड्स और सक्सेसिव एंटी नोड्स के बीच की दूरी हमेशा λ/2 रहेगी और एक नोड और एक एंटी नोड के बीच की दूरी λ/4 रहेगी. राइट? ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान में रखना है. ठीक है. अब उसके बाद हम लोगों ने, अगर आपको याद होगा, वी टॉक्ड अबाउट कि किस टाइम पे वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा या किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे वो एग्जैक्टली कहाँ पे है. ये दो क्वेश्चन में डिफरेंस है. फिर से सुनिए, एक गिवन टाइम पे वो एग्जैक्टली कहाँ है ये निकालना है, या फिर वो अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे, कोई भी पार्टिकल अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे कब होगा. ये दो सवाल जो है इनका आंसर लाने के लिए आपको स्टैंडिंग वेव के इक्वेशन में जो सेकंड टर्म है विच इज साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस phi 2, उसका सहारा लेना पड़ेगा. ठीक है. तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस. तो इन दोनों टर्म के कॉम्बिनेशन से ही आप स्टैंडिंग वेव के कॉन्सेप्ट्स सॉल्व कर सकते हो या इक्वेशन रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस आए तो आप सॉल्व कर सकते हो. ठीक है. अच्छा, आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं कुछ और अच्छे ऑब्जर्वेशन से. अगर आप ध्यान से देखोगे, सपोज आपके पास एक लोब है. आई एम ड्राइंग अ लोब इन फ्रंट ऑफ यू एंड सपोज वी टेक अनदर लोब. इसको मैं अलग कलर से मार्क करता हूँ. दिस इज द सेकंड लोब दैट वी आर हैविंग. ठीक है. तो हमारे पास दो लोब हैं. ठीक है. अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको मैं लोब ए नाम दे रहा हूँ और इसको मैं लोब बी नाम दे रहा हूँ, अगर आप लॉजिकली देखोगे तो लोब ए के सारे पार्टिकल्स इन फेज हैं. लोब ए के सारे पार्टिकल्स, हिंदी में लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे, सारे पार्टिकल्स इन फेज हैं. इन फेज हैं. इन फेज है मतलब इन सभी की फेज सेम है. और बी लोब के सारे पार्टिकल्स इन फेज हैं. then the question is, क्या लोब ए एंड लोब बी के पार्टिकल्स इन फेज हैं? द आंसर इज नो. लोब ए और लोब बी के पार्टिकल्स जो हैं वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज. मतलब अगर मैं लोब ए, मान लो मैं नामकरण करता हूँ, यहाँ पे एक पार्टिकल ए, यहाँ पे एक पार्टिकल बी. ठीक है. यहाँ पे एक पार्टिकल लेता हूँ मैं सी, यहाँ पे एक पार्टिकल लेता हूँ डी. सी इट. ठीक है. तो अगर मैं पार्टिकल ए और पार्टिकल बी की बात करूं, क्या पार्टिकल ए पार्टिकल बी फेज में है? यस. पार्टिकल सी और पार्टिकल डी की बात करूं, क्या पार्टिकल सी पार्टिकल डी फेज में है? यस.
अगर मैं पार्टिकल बी और पार्टिकल सी की बात करूं, क्या ये फेज में है? नहीं, ये फेज में नहीं है। दे आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो एक लोब के पार्टिकल्स जो हैं वो सेम फेज में रहेंगे, और दूसरे लोब में अगर हम चलें तो वो पार्टिकल्स 180 डिग्री आउट ऑफ फेज में रहेंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक लोब के पार्टिकल, सभी पार्टिकल्स फेज में है, मतलब वो एक ही साथ एक्सट्रीम पोजीशन पहुंच रहे हैं, एक ही साथ मीन पोजीशन पहुंचेंगे, और एक ही साथ नेगेटिव डायरेक्शन में भी एक्सट्रीम पोजीशन पहुंचेंगे, या किसी भी अदर पोजीशन में। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक आर्बिट्ररी ये वाला मान लो किसी इंस्टेंट पे आपके लोब की पोजीशन है, लोब ए में, तो इस जगह पे मैं ये बोलूंगा कि पार्टिकल ए अब यहाँ पहुंच चुका है और पार्टिकल बी अब यहाँ है, मतलब पार्टिकल ए और बी इसी लोब में प्रेजेंट है। ठीक है, इसी रेड कलर के पोर्शन में प्रेजेंट है। मतलब सभी पार्टिकल्स एक साथ एक्सट्रीम पोजीशन, एक साथ मीन पोजीशन, एक साथ नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पहुंचेंगे, या फिर किसी भी अदर पोजीशन में दोनों पार्टिकल्स, मतलब सभी पार्टिकल्स एक साथ पहुंचेंगे। राइट, दैट इज व्हाट मींस इन फेज होना। ठीक है, लेकिन बाजू वाले लोब के साथ अगर कंपैरिजन किया जाए तो बाजू वाले लोब के साथ 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होगा। इसका मतलब कि अगर यहाँ पे एक और लोब बना दिया जाए तो क्या वो लोब, लोब ए, लोब बी, सपोज दिस इज लोब सी या लोब पी या लोब क्यू, क्या लोब ए और लोब क्यू इन फेज रहेंगे? बिल्कुल, बिकॉज लोब बी से लोब पी, जो अभी मैंने बनाया है इसको पी नाम दो मान लो, तो लोब बी से लोब पी 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होगा। तो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज मतलब ये लोब ए के साथ इन फेज हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो एडजेसेंट लोब्स में 180 डिग्री आउट ऑफ फेज रहेगा, लेकिन अगर मैं एक लोब छोड़ के बात करूं तो दे विल अगेन कम इन फेज। राइट, तो आपको ये बात समझनी है। ठीक है, तो सारे पार्टिकल्स इन फेज होंगे एक लोब में, और बाजू वाले लोब के साथ 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होगा। ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक, ओके, आइए, तो ये पहला पॉइंट है। आइए आगे बात करते हैं। और देखिए, जैसे कल हम लोगों ने बात की थी कि एक अच्छा सवाल कैसे बन सकता है। कल मैंने आप लोगों से बात की थी कि जो स्टैंडिंग वेव बनता है, वो स्टैंडिंग वेव इस टाइप का बनता है। ये लोब्स, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं कि find the minimum distance between the particles which are having a displacement of a by root 2 from the equilibrium position। तो a by root 2 from the equilibrium position मतलब a by root 2 up side of the equilibrium position भी हो सकता है and down side of the equilibrium position भी हो सकता है। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस निकालना। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये y इक्वल टू a बाई 2 की लाइन है, ये y इक्वल टू a बाई 2 की लाइन है, और ये नीचे वाला लाइन y इज इक्वल टू माइनस a बाई रूट 2 की लाइन है। ठीक है, y इक्वल टू प्लस a बाई रूट 2 एंड y इक्वल टू माइनस a बाई रूट 2 की लाइन है। तो ये जो लाइन है ये इस ग्राफ को किस पॉइंट पे कट कर रहा है वो पॉइंट हमें देखना है। ठीक है, तो ये ग्राफ मतलब जो अपना स्टैंडिंग वेव का ग्राफ है, y इक्वल टू a बाई 2 इसे किस पॉइंट पे कट कर रहा है ये अपने को समझना है। तो ये समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यू हैव टू लुक एट द द कंपोनेंट, मतलब ये जो कंपोनेंट वेव है ब्लैक कलर का, इसको देख लें तो आपको दिखेगा कि y इक्वल टू a बाई रूट 2 की जो लाइन है, ये लाइन इसे कट करेगी कहाँ पे? इट विल कट इट एट 45 डिग्री, पाई बाई 4। ये एंड पाई बाई 4 हुआ, तो ये दूसरा एंड कितना हो जाएगा? सिमेट्री यूज करें, आपको पता है कि ये वाला जो पॉइंट है ये पाई है, तो सिमेट्री से आपको ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में पक्का बताया गया है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तो a बाई रूट 2 जीरो से पाई बाई 4 जो डिस्टेंस हुई, यहाँ पाई से भी पाई बाई 4 वही डिस्टेंस होगी, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये पॉइंट आ गया पाई माइनस पाई बाई 4, दैट इज 3 पाई बाई 4। तो 3 पाई बाई 4 फ्रॉम द ओरिजिन पे आपको a बाई रूट 2 की डिस्प्लेसमेंट मिलेगी। अब लॉजिकली अगर हम देखें y इक्वल टू माइनस a बाई रूट 2, तो ये वाला पॉइंट बाय सिमेट्री आएगा कहाँ पे?
पाई प्लस पाई बाय 4 पे, पाई प्लस पाई बाय 4 पे, विच इज इक्वल टू 4 पाई, दैट इज 5 पाई बाय 4। पाई बाय 4 पाई बाय 4 आगे चल रहा है, राइट। इसी तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ये बहुत काम आएगा आपको वेव ऑप्टिक्स में भी। जो चैप्टर वेव ऑप्टिक्स वाला चैप्टर अगर आपको याद होगा, वहां पे भी आपको काफी काम आएगा, ठीक है। तो बेसिकली आप what you will do is that when you will solve this equation, तो you will see कि जो डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस है, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस है, वो मिनिमम डिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए ध्यान से देखना, मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करूं मैं, मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए मैं एक काम करता हूं, मैं इसको a बाय रूट 2 नहीं लेके 2a बाय रूट 2 कर देता हूँ, 2a बाय रूट 2, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप इसका अंडरस्टैंडिंग देखोगे, इसका अंडरस्टैंडिंग क्या है कि आपकी जो एम्पलीट्यूड है वो है 2a साइन kx। 2a साइन kx लिखा सर, क्योंकि देखो मैंने जो बनाया था कर्व अभी स्टैंडिंग वेव का, वो ओरिजिन से क्रॉस कर रहा था, इसलिए 2a साइन kx, नॉट 2a साइन kx प्लस फाई 1। अगर फाई 1 करता तो वो ओरिजिन पे ना कट करके किसी और पॉइंट पे कट करता। मैंने जो डायग्राम बनाया था प्रीवियस स्लाइड में, उसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो वहां पे 2a साइन kx प्लस फाई 1 में फाई 1 की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये ओरिजिन से क्रॉस करेगा। तो 2a साइन kx को मैं किसके बराबर करूंगा, 2a बाय रूट 2 के बराबर। तो 2a बाय रूट 2 के बराबर अगर मैं करूंगा तो ये 2a कट जाएगा, तो साइन kx की वैल्यू 1 बाय रूट 2 आई, साइन kx की वैल्यू 1 बाय रूट 2 आई, मतलब kx की वैल्यू आएगी पाई बाय 4, ठीक है। या इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, n की वैल्यू 0, तो इट इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 4 की वैल्यू आएगी। तो पाई बाय 4 n की वैल्यू 0 पर और n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 पाई बाय 4। ध्यान से अगर तुम देखोगे, ये देखो हमने कॉन्सेप्चुअली भी ये पॉइंट को 3 बाय 4 लिया है बाय सिमेट्री कंसीडरेशन, राइट। और उसके बाद वाला पॉइंट क्या आ जाएगा, उसके बाद वाला पॉइंट आ जाएगा -1 रख के, राइट। तो वो आ जाएगा 5 पाई बाय 4। तो 2n प्लस 1 पाई, सॉरी 0 1 और 2 रखोगे तो 4 0 1 और एक आप 5 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4 की वैल्यू नेगेटिव साइड में आ गई, तो वहां पे आपको माइनस a बाय रूट 2 पुट करके 5 पाई बाय 4 आपको मिल सकता है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो ये कॉन्सिडरेशन आप ध्यान से देखना पड़ेगा, राइट। तो kx की वैल्यू पाई बाय 4 आई, उससे आप सॉल्व कर रहे हो। तो ऐसे सवालों को आप अगर ये मेथड से सॉल्व करने जाओगे ना, तो चांसेस हैं कि आपको थोड़ा सा एरर मिले। तो आप क्या करें, आप बेसिक से चलें, आपको सिमेट्री ऑफ द कर्व पता है और सिमेट्री ऑफ द कर्व को आप यूटिलाइज करें। तो एक पॉइंट ये हो रहा है और दूसरा पॉइंट जो है सिमेट्री से वो उतने ही दूरी पे होगा जितने दूरी पे ये, ठीक है, ये दोनों दूरियां सेम हैं। तो यही लॉजिक आप यूज करोगे एंड यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। तो इससे फास्ट आंसर आता है और आपको लॉजिकली विजुअलाइजेशन में भी इजी होता है, ठीक है। ओके, तो आपको अब क्या करना है, अब आपको सिंपली देखना है कि कौन सी दूरी मिनिमम दूरी चाहिए। तो देख, एक पाई बाय 4 था, एक 3 पाई बाय 4 था, तो इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, वो आ जाएगी 3 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 विच इज इक्वल टू 2 पाई बाय 4, दैट इज पाई बाय 2। ये पाई बाय 2 है और ये जो दूरी है इन दोनों पॉइंट्स की, ये आ जाएगी 5 पाई बाय 4 माइनस 3 पाई बाय 4, दैट इज 2 पाई बाय 4। तो 2 पाई बाय 4 आया, तो ये पाई बाय 2 ही आया, सही किया मैंने। 5 प्लस पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, 2 पाई बाय 4, तो ये भी पाई बाय 2 आया। तो इस केस में ये केस आई है मेरी a बाय रूट 2 की, 2a बाय रूट 2 की, तो 2a बाय रूट 2 में मिनिमम दूरी जो यहाँ पे है वही मिनिमम दूरी यहाँ पे भी है, राइट। मतलब ऑपोजिट लोब में, एडजेसेंट लोब में भी जो दो पॉइंट्स की सेम एम्पलीट्यूड है, उनके बीच में जो दूरी थी वो सेम लोब में भी दो पॉइंट जिनके बीच की दूरी सेम, जिनकी एम्पलीट्यूड सेम है, जो डिस्टेंसेस हैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो हमने कंसीडर किया वो सेम आ रही है। बट हर बार ये सेम आए ये जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ए एम्पलीट्यूड पे देखो, तो एम्पलीट्यूड पे हो सकता है कि आपको अलग आंसर मिले। लेट्स चेक इट आउट। एम्पलीट्यूड अगर देखेंगे, न्यू व्हाइट बोर्ड लेता हूँ मैं, ए एम्पलीट्यूड अगर हम देखेंगे
तो आइए ये एम्पलीट्यूड ए है और ये एम्पलीट्यूड माइनस ए, ठीक है। तो 2a साइन के एक्स को हम लोग क्या करेंगे, प्लस ए लेंगे। तो प्लस ए लेंगे तो साइन के एक्स की वैल्यू हाफ आ गई। तो साइन के एक्स की वैल्यू हाफ आ गई, मतलब आपको पहला वैल्यू किस में मिलेगा, साइन के एक्स इक्वल टू हाफ, मतलब आपको जो पहला वैल्यू मिलेगा वो कितने पे मिलेगा, अगर हम ये एंगल देख लें ये कितने एंगल पे मिलेगा, हाफ। हाफ मतलब 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री पे मिलेगा, तो ये वैल्यू है पाई/6। पाई/6 पे मिलेगा। और जो दूसरा पॉइंट है ये कितने पे मिलेगा, पाई-पाई/6। पाई-पाई/6 मतलब पाई-पाई/6 इज 5 पाई/6। और ये जो मिलेगा ये मिलेगा पाई प्लस पाई/6, 7 पाई/6। ये जो पॉइंट है ये पॉइंट मिलेगा, सॉरी ये पॉइंट मिलेगा 7 पाई/6 पे। ये पॉइंट मिलेगा 7 पाई/6 पे। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। 7 पाई/6। अब आप देखो इन दो पॉइंट्स के बीच की दूरी जो सेम लोब में है कितना हो गया, 5 पाई/6 माइनस पाई/6। 5 पाई/6 माइनस पाई/6 इज 4 पाई/6। 4 पाई/6 मतलब 2 पाई/3। सेम लोब में ये दूरी मिल रही है आपको सेम डिस्प्लेसमेंट वाले पॉइंट। और ऑपोजिट लोब में, सॉरी एडजेसेंट लोब में कितनी मिल रही है, 7 पाई/6 माइनस 5/6 2 पाई/6 दैट इज 5/3। तो अब आपकी ये एडजेसेंट लोब्स अगर आप कंसीडर करते हो, एडजेसेंट लोब्स एंड हैविंग द सेम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम, ठीक। तो अभी आपका आंसर आएगा ये वाला केस। दिस इज व्हाट इज योर आंसर, 5/3 मिनिमम दूरी, ठीक है। या मैक्सिमम दूरी पूछ ले तो 2 पाई/3, राइट। दैट इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट दैट वी आर हैविंग, ठीक है। एक ही लोब में 2 पाई/3 और एडजेसेंट लोब में अगर देखें तो पाई/3। सो ये कॉन्सेप्ट है आपका। तो मैक्सिमम दूरी का नहीं पूछते हैं क्योंकि मैक्सिमम दूरी हम इस लोब में और इस लोब में भी देख सकते हैं या फिर कोई भी इनफाइनाइट के लोब में देख सकते हैं, इसीलिए मैक्सिमम दूरी का सवाल नहीं बनता है। सॉरी सॉरी मैं वो चीज गलती से मेंशन कर दिया था। बट मिनिमम दूरी पूछा जा सकता है, तो मिनिमम दूरी इस तरीके से आ सकती है, ठीक है। तो ऐसे सवाल बनते हैं। आइए अब अगर आप स्टैंडिंग वेव समझते हैं तो स्टैंडिंग वेव में एक कंसीडरेशन क्या होता है, ध्यान से देखिए। सपोज मैंने आपको एक इक्वेशन दी है, इक्वेशन है 2a साइन 10 पाई x प्लस पाई/6 इंटू 2 पाई/4। तो मैं ये दे रहा हूँ, ठीक है, ये इक्वेशन दे रहा हूँ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस इक्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो ग्राफ होगा पार्टिकल का t=0 पे, मान लो ऐसा है, ये लोब है, ये लोब से एनवेलप बनाया हुआ मैंने, मतलब इसी के बीच में है, मान लीजिए, ठीक है। और एक्चुअली में इसके बीच में आपके पार्टिकल्स नाच रहे हैं, तो ये इसके बीच में ये पार्टिकल्स की पोजीशन ऐसी कुछ है, ठीक है, t=0 पे। आपको बताना है कि t=0 पे ये जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स पहले लोब में ये किधर जा रहे हैं, सारे पार्टिकल्स पहले लोब के जो पार्टिकल्स है किधर जा रहे हैं, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ये आपको बताना है। बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल का जवाब देने के लिए आपको बेसिक्स आना चाहिए, आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो पोर्शन है
this portion is responsible only for the determination of amplitude of any particle at any particular position. And the other portion that we are talking about, this is the SHM वाला portion. This is telling you कि किस टाइम पे वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे होगा या किसी भी टाइम पे वो एग्जैक्टली कहाँ है, वो ये बता रहा है. तो आप अगर लॉजिकली सोचें, ये एक आपका मॉडिफाइड एसएचएम का इक्वेशन है. जो स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन है, ये एक मॉडिफाइड एसएचएम का इक्वेशन है. इट इज एन इक्वेशन ऑफ मॉडिफाइड एसएचएम. मॉडिफाइड एसएचएम क्यों बोला? क्योंकि जब आप एसएचएम पढ़ रहे थे तो एसएचएम में आपको एसएचएम की इक्वेशन मिलती थी y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5 सब, जहाँ पे एम्पलीट्यूड आपका कांस्टेंट होता था. अब डिफरेंस ये हो गई कि ये जो एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, ये एम्पलीट्यूड वेरिएबल है. बट दूसरा वाला टर्म है जो मैंने ग्रीन कलर से यहाँ पे आप हाईलाइट किया हुआ है, वो दूसरा वाला टर्म तो बिल्कुल इसके साथ मैच करने वाला टर्म है, राइट? इसका मतलब आप इसे एक मॉडिफाइड एसएचएम की तरह ट्रीट कर सकते हो. तो अभी अगर आपसे पूछा जाए कि t इक्वल टू 0 में ये पार्टिकल लो 1 में जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स किधर जा रहे हैं, अगर आपसे पूछा जाए, तो इसका जवाब देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सिंपली फेजर का सहारा लेना पड़ेगा. मैंने आपको फेजर बताया था, फेजर बहुत काम की चीज है, फेजर आपको 100% आना चाहिए. तो फेजर में आपको देखिए sin 2πt प्लस π/4, इसका मतलब t इक्वल टू 0 पे ये प्लस π/4 पे है. प्लस π/4 पे मतलब क्या? अगर आपको तो आप क्लियरली ये बोलोगे, अच्छा मतलब अब जो मेरे पार्टिकल्स हैं, किसी भी एक पार्टिकल की बात करोगे, हर पार्टिकल की एम्पलीट्यूड अलग है. मान लो मैंने इस पार्टिकल की बात की, ये देखिए, मान लो मैंने इस पार्टिकल की बात, किस पार्टिकल की बात कर रहा हूँ जिसकी एम्पलीट्यूड 2a, तो उस 2a के कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने एक फेजर बनाया, उस 2 एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग एक फेजर बनाया, सच दैट ये जो रेडियस है, ये रेडियस कितना है, ठीक है. अभी अगर मैं यहाँ बनाता हूँ, फर्स्ट लो भी बनाऊंगा मैं, सही है. देखो ये जो, तो जो रेड कलर से मैंने विजुअलाइजेशन दिया था, वहां पे ये पार्टिकल अभी कुछ यहाँ पे था, ठीक है, ऐसा कुछ पोजीशन पे था. तो इस जगह से मैं एक लाइन खींचूंगा which will intersect the phasor or the circular into parts. हमें पता है कि जो पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं उनकी इक्विलिब्रियम या मीन पोजीशन हम ये कंसीडर करते हैं और यहीं से हम इस डायरेक्शन में घूमते हैं. ये मैंने आपको एसएचएम पढ़ाते वक्त फेजर में बताया. जिन लोगों को फेजर में डाउट हो रहा है, प्लीज रेफर टू माय एसएचएम ऑफ किनेमेटिक्स वाला वीडियो इन द यूट्यूब चैनल. आपको मैंने वहां पे वीडियोस बना के रखे हुए हैं, तो आप उसे एक बार देख लोगे तो आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी. तो ओमेगा से अगर घूम रहा है यहाँ पे, तो अभी हमारे पास देखो ध्यान से 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी. ये नहीं लिखता हूँ मैं, ये यहाँ पे बहुत सारे हैं. लेट मी नेम दिस इज वन पार्टिकल, दिस इज वन पोजीशन, सेकंड पोजीशन. तो हमारे काम का पोजीशन कौन सा है, देखिए. तो आप अगर इक्वेशन देखोगे, इक्वेशन है ओमेगा टी प्लस π/4. प्लस π/4 मतलब अगर ओरिजिन यहाँ से कंसीडर किया जाए तो प्लस π/4 यही वैल्यू दिखाती है, यही प्लस π/4 होगी t इक्वल टू 0. इसका मतलब मेरा सही पोजीशन है पार्टिकल का 1 और ये 2 गलत हो, ठीक है. इसका मतलब अगर 1 मेरा सही पार्टिकल का 1 मेरा सही पोजीशन है इन सर्कुलर मोशन, और मुझे पता है कि जो पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में ऐसे ट्रैवल कर रहा है, विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, राइट, ओमेगा की डायरेक्शन में ट्रैवल अगर कर रहा है, तो बेसिकली ये पार्टिकल फिर जा किधर रहा है? क्या ये पार्टिकल जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन पे, दैट इज प्लस 2a पे जाने की कोशिश कर रहा है. इसका मतलब ये मिडिल वाला पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है? ऊपर.
तो अगर इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर है, कॉन्सेप्ट देखो, क्या एक लोब में सभी पार्टिकल सेम फेज में है? मतलब सबकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर ही होना चाहिए, सब ऊपर ही जा रहे हैं। अगर मिडिल वाला पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो सारे ऊपर जा रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? तो आपने क्लियरली इस बात का जवाब दे दिया कि अगर मेरा इक्वेशन है 2a sin 10x प्लस पाई बाई 6 sin 2 pi t प्लस पाई बाई 4, तो ये रेड कलर वाली जो मैंने लाइन दिखाई है, ये पार्टिकल्स पहले लोब में किधर जा रहे हैं? पहले लोब में ऊपर जा रहे हैं, और दूसरे लोब में नीचे जा रहे हैं। दूसरे लोब में नीचे जा रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तीसरे लोब में फिर से ऊपर जा रहे हैं। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। क्या क्लैरिटी है ये? तो आपको इक्वेशन दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि किसी भी मतलब एक डायग्राम दे दी जाए, उसके बीच में बताओ ये पार्टिकल किधर जा रहा है, तो विल यू बी एबल टू सॉल्व इट? ये t इक्वल टू 0 का सिचुएशन बता दिया गया है। ठीक है, ये t इक्वल टू 0 का सिचुएशन बता दिया गया है। तो ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक गलती हुई है, कोई बताएगा क्या गलती हुई है? गलती ये हुई है, आपने इसे पॉइंट आउट नहीं किया, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे पाई बाय 6 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर पाई बाय 6 है तो ओरिजिन पे एंड नोड कैसे बनाना? एक बच्चा जो अक्लमंदी से काम कर रहा है वो सीधा सीधा यही सवाल उठाता है। तो ये मेरे से गलती हुई थी, तो मैं इसको अभी कट कर दे रहा हूँ। राइट, यहाँ पे सिर्फ 2 पाई x ही है एंड साइन 2 पाई t प्लस पाई बाय 4 है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ठीक है, आइए अभी और कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं? और ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं कि उल्टा, जो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा उसका उल्टा। ये सब इक्वेशन रिलेटेड अच्छे सवाल है। ठीक है, आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर रहना पड़ेगा। लाइक दिस। ठीक है, मान लो आपको बोला जाए कि किसी इंस्टेंट पे, किसी इंस्टेंट मतलब t इक्वल टू 0 पे, मान लो ये कंडीशन है स्ट्रिंग की। ठीक है, और ये बोला गया कि ये स्ट्रिंग के सारे पार्टिकल्स जो हैं ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं ये। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। इसका इक्वेशन बताओ। तो इसका इक्वेशन लिखने के लिए सबसे पहले 2a sin kx लिख दो। k की वैल्यू कुछ कुछ दी रहेगी, उसके लिए ऑल डेटा चाहिए। इसमें पाई 1 वाला पार्ट है वो 0 होगा। 0 क्यों होगा? क्योंकि ये इक्विलिब्रियम से ही क्रॉस कर रहा है। अगर इक्विलिब्रियम से क्रॉस नहीं करता तो आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यूज पुट करने पड़ते, वो निकालना पड़ता। इक्विलिब्रियम से क्रॉस कर रहा है, 2a sin kx। अब जो दूसरा साइन है, साइन ओमेगा टी प्लस इनिशियल फेज है वो निकालना है। मान लो ये सिचुएशन है t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे, और ये बोल दिया गया है कि ये जो सेंटर वाला पार्टिकल है, मतलब एंटी नोड वाला पार्टिकल है, इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ a। ये वाला जो पॉइंट है ये a एम्पलीट्यूड पे। ठीक है, एंड क्या करें? तो बेसिकली साइन ओमेगा टी प्लस या माइनस जो भी टर्म है, इसके साथ क्या टर्म आएगा प्लस, उसको अभी एंगल पे लिखते चलिए, अब रेडियन में टर्म में वो वैल्यू क्या आएगी वो निकालनी है। तो वो निकालने के लिए आपको फेजर का सहारा लेना पड़ेगा। तो फेजर का सहारा लोगे तो एक नया व्हाइट बोर्ड लेता हूँ। ये देखो, सर्कल बनाओगे, ये 2 एम्पलीट्यूड है, और यहाँ पे आपको कॉन्सेप्चुअली समझ में आ रही है चीजें, बिकॉज ये एसएचएम के साथ पूरी तरीके से लिंक है। और जिस बच्चे को एसएचएम आता है उसी को वेव्स अच्छे से आता है, क्योंकि वेव के सही मायने में अच्छे सवाल इक्वेशंस रिलेटेड ही आते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में यही पूछे जाने के ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, बाकी जो जो या ना डॉपलर इफेक्ट और बीट्स है वो आपके लिए काफी आसान है, लेकिन अगर डिफिकल्ट सवाल आएंगे तो चांसेस यही है कि इसी सेक्शन से आएंगे, इसलिए थोड़ा सा इसके ऊपर मैं हार्प कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देखोगे, इसकी जो लोब थी, एक ही लोब बना रहा हूं मैं, समथिंग लाइक दिस इट वाज, और जो
इस टाइप से थी, तो अगर मैं एंटी नोड वाला पार्टिकल पकड़ लूं, ये एंटी नोड वाला पार्टिकल से यहाँ से अगर मैं एक लाइन ले लूं, तो तुम्हें दिखेगा कि ये जो है ये इस सर्कल को दो जगहों पे कट कर रहा है, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, चलेगा, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। और मुझे पता है कि सर्कुलर मोशन जो है ये इस डायरेक्शन में ओमेगा है और ये मेरा रेफरेंस पोजीशन है। ये स्टैंडर्ड ले लिया था मैंने, आप डायग्राम, आप मेरे वीडियोस देख लो, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो 1 और 2। अब सवाल है, हमने यहाँ पे पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट, ये t = 0 का सिचुएशन था, हमने यहाँ पे पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट बोल दिए कि ये ऊपर जा रहा है, तो ये ऊपर जा रहा है। तो अब सवाल है कि कौन सा हमारा मतलब 1 और 2 में से कौन सा एक्चुअल सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आप थोड़ी सी अकल लगाओगे तो आपको दिखेगा कि 2 गलत है और 1 जो है ये सही है। 1 क्यों सही है? क्योंकि अगर वो यहाँ पे पार्टिकल के वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो इसके बाद पार्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन पहुंचेगा। तो अगर मैं 2 लेता हूँ, बिकॉज जिस तरीके का रोटेशन है वो है एंटी क्लॉकवाइज, तो वो 2 से पहले एक्सट्रीम पोजीशन पहुंचेगा, जो गलत, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कंडीशन गिवन इट शुड रीच द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसीलिए आपका कौन सा पॉइंट अंडर कंसीडरेशन सही है? 1 और 2 में से 1 सही है। तो 1 अगर पोजीशन सही है तो आपको ये वाला पॉइंट यहाँ से ज्वाइन करना पड़ेगा, बिकॉज आपको पता है कि ये जो वैल्यू है, this one is a, तो ये a है और ये रेडियस 2a है, तो ये जो एंगल है which will be sin theta will be equal to perpendicular by hypotenuse which is equal to a by 2a, half। तो ये जो एंगल है, ये एंगल हाफ होने के कारण ये π/6 हो गई, दैट इज 30 डिग्री। ये π/6 है, तो आपका जो एंगल होगा कंसीडरेशन का वो होगा इनिशियल पोजीशन से ये पूरा एंगल, which is 2π minus π/6। तो 2π minus π/6 अगर आप करोगे तो आपको आंसर आएगा 12π minus π, that is 11π/6। This is what is your answer। तो इसका मतलब आपको प्रीवियस स्लाइड में जो क्वेश्चन हम बना रहे थे, ये यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? 2π minus π/6, 2π minus π/6 is 11π/6। तो आपका वैल्यू यहाँ पे आएगा 11π/6। दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्या मेरी बात समझ में आई है? दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है, करेक्ट, गुड। अब यहाँ पे एक और चीज, कभी कभी आपको ऐसा भी मिल सकता है, बिकॉज आपको पता है कि साइन जो है ये हर 2π के बाद अपने आप के वैल्यूज को रिपीट करता है, 2π के बाद। तो आपको कभी कभी आंसर, जैसे आपने लिखा साइन ऑफ, सुनिएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, अदरवाइज एग्जाम हॉल में घूमते रह जाइएगा। ओमेगा टी प्लस 11π/6, तो जो रिपीटेशन अगर है 11π/6, इधर प्लस या माइनस 2π में वो अपने आप को रिपीट करेगा। तो कभी कभी आंसर क्या हो सकता है कि 11π/6 की जगह पे वो 11π/6 माइनस 2π, दैट इज माइनस π/6 भी दे सकता है। तो माइनस π/6 देख के बिल्कुल ना डरे, आपको समझ में आता है कि उसको 11π/6 की वो माइनस 2π किया, माइनस 2π अलाउड है क्या? हाँ, क्योंकि मैं किसी भी एंगल पे हूँ, अगर वो 2π से मैं घूम रहा हूँ अपोजिट डायरेक्शन में, मैं उसी जगह पे पहुंचने वाला हूँ। ठीक है, और अकॉर्डिंगली आई विल गेट द साइन। तो आपको कभी कभी इस तरीके के वैल्यूज मिलेंगे कि आपका आंसर आ रहा है साइन ओमेगा टी प्लस 11π/6 और एक्चुअल ऑप्शन में आंसर है ओमेगा टी माइनस π/6। तो इससे घबराने का नहीं, आप समझ जाना है कि 11π/6 के ऊपर मैं प्लस या माइनस 2π करके कोई भी वेरिएंट ला सकता हूँ। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऐसे सवालों में एक और वैरायटी जो एग्जामिनर जनरली चेक करता है मैथमेटिकल एबिलिटी ऑफ द एग्जामिनी, वो ये है कि आपको ये प्लस माइनस 2π करके एक और ABCD में से एक ऑप्शन में तो 11π/6 लिखा, दूसरे ऑप्शन में प्लस 2π या माइनस 2π करके एक दूसरा ऑप्शन बना दिया, और आपका ABCD में एक ऑप्शन होगा बोथ A एंड B टाइप्स, या बोथ C एंड D टाइप्स, या बोथ A एंड D टाइप्स। ठीक है, बोथ A एंड C टाइप्स, या A एंड B टाइप्स और B एंड C टाइप्स। ठीक है, तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे बोथ जब बोल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करके आंसर लाया गया। फिजिक्स तो कब का खत्म हो चुका है, फिजिक्स तो आपने सॉल्व कर लिया,
बट आपको ये लाने के लिए जो मैथमेटिक्स चाहिए वो उसमें इतना दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, तो इक्वेशंस के रिलेटेड इतनी वैरायटी है कि इक्वेशन दे देगा, एग्जैक्ट पोजीशन निकालो, ठीक है, या फिर एग्जैक्ट पोजीशन नहीं, मतलब किधर जा रही है पार्टिकल इक्वेशन दे देगा, किधर जा रही है पार्टिकल पोजीशन भी दिखा देंगे, या फिर ग्राफ दे देंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इसका इक्वेशन बोलो, आपको किधर जा रही है वो इंडिकेट किया रहेगा। तो ये दो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो यू शुड बी एबल टू हैंडल दिस वैराइटीज। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब बेसिकली अगर आप देखोगे स्टैंडिंग वेव के इक्वेशन में, स्टैंडिंग वेव के इक्वेशन में हम क्या बोलते हैं कि एनर्जी प्रोपोगेट नहीं करती है एक लोब से दूसरे लोब में। हर एक लोब में एनर्जी जो होती है वो लोकलाइज रहती है। सपोज मैं एक लोब बनाता हूं ऐसा, सपोज दिस इज माय लोब 1। इसी तरीके से बहुत सारे लोब्स हैं, मैं एक ही लोब बना रहा हूँ, लोब 1। इसमें मैं बोलता हूँ कि एनर्जी जो है वो लोकलाइज रहती है। ऐसा क्यों मैं बोलता हूँ, ध्यान से सुनो। ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन एक नोड की है, ये वाला जो पोजीशन है ये एंटी नोड की है, और ये वाली जो पोजीशन है वो भी नोड की है। अगर मैं लॉजिकली देखूं, कॉन्सेप्चुअली देखूं, तो इस पॉइंट से कोई भी पावर ट्रांसफर नहीं होगी, बिकॉज इस पॉइंट की पावर एवरेज जो है वो है 0। क्यों? क्योंकि पावर एवरेज इज फोर्स या टेंशन इनटू वेलोसिटी। पावर कैसे निकालते हैं? फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो प्रॉब्लम ये है कि ये नोड्स जो है, इस नोड की हमेशा वेलोसिटी 0 रहेगी। तो अगर नोड की वेलोसिटी हमेशा 0 है, तो नोड से, एक नोड से, अगर मैं ये नोड और ये नोड देखूं, सपोज दिस इज नोड n1 एंड दिस इज नोड n2, तो नोड n1 से नोड n2 के बीच में कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी, बिकॉज नोड n1 से ही कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी। तो अगर मैं लॉजिकली देखूं, तो इससे पहले कोई एक और लोब रहा होगा मान लो, तो यहाँ पे उस लोब का भी नोड बन रहा होगा, तो उस लोब के नोड से दूसरे लोब के नोड में कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी, बिकॉज पावर एवरेज इस जगह से जो ट्रांसफर होगी, पावर इज व्हाट, फोर्स इनटू वेलोसिटी। आपको याद है वर्क एनर्जी थ्योरम या वर्क पावर एनर्जी चैप्टर? तो पावर इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा? टेंशन। टेंशन तो है, लेकिन इस पॉइंट की कोई वेलोसिटी नहीं है, तो एनर्जी ट्रांसफर नोड्स के बीच में, इससे पहले वाले लोब से दूसरे लोब, मतलब जो ब्लैक कलर की लोब बनाई गई है, सपोज उसको मैं लोब 0 नाम देता हूँ, लोब 0 से लोब 1 के बीच में कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं है, क्योंकि इस नोड से दूसरे नोड में कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, पहला चीज। दूसरा, अगर हम और लॉजिकली सोचें, तो अगर हम एंटी नोड को देखें, तो एंटी नोड वाले पोजीशन में अगर आपको दिखेगा कि एंटी नोड वाला जो पार्टिकल है, इसको मैं सेपरेटली यहाँ बनाता हूँ, एंटी नोड वाला अगर पोजीशन में देखूं, एक छोटा सा सेगमेंट लेता हूँ, तो इस सेगमेंट के ऊपर जो टेंशन की डायरेक्शन है वो इधर होगी, क्योंकि ये सेगमेंट ऑलमोस्ट पैरेलल टू द ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन वाला सेगमेंट है, तो यहाँ पे टेंशन ऐसी होगी, दोनों एंड से रहेगी टेंशन। लेकिन इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी, वो वेलोसिटी होगी नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, डिपेंडिंग अपॉन वेयर एग्जैक्टली इट इज। अगर ये एग्जैक्टली टॉप मोस्ट पोजिशन पे है, तो उस पॉइंट पे इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी 0 है। अगर वो यहाँ पे कहीं पे है और ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है। यहाँ पे कहीं पे और नीचे की तरफ जा रहा है, तो उसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ है। सिमिलरली अगर मैं दूसरे साइड में इसकी पोजीशन ले लूँ, तो अगर आप देखोगे टेंशन और वेलोसिटी के बीच का जो एंगल है, दिस इज 90 डिग्री। तो फिर से अगर आप देखोगे, पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी, तो फोर्स यहाँ पे टेंशन है, और टेंशन डॉट वी अगर आप करोगे तो आपको वैल्यू 0 मिलेगी। तो इनफैक्ट किताबों में अगर आप देखोगे तो लिखा रहता है कि किसी भी दो नोड्स के बीच में एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो सकती। वो सेम लोब के दो नोड्स ले लो या फिर एडजेसेंट लोब के नोड्स ले लो, उनके बीच में एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो सकती। मैं तो इस स्टेटमेंट को और अच्छा करूंगा आपके लिए, मैं तो आपको ये बोल रहा हूँ कि किसी भी नोड और एंटी नोड के में भी एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो सकती, क्योंकि एंटी नोड में भी टोटल एनर्जी कितना आ रहा है? पावर एवरेज, इट्स कमिंग 0। तो इसका मतलब नोड से एंटी नोड के बीच में कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो सकती, और एंटी नोड से नोड के बीच में कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो सकती। इसका मतलब ये हुआ कि इस लोब में जो एनर्जी है, इस लोब में जो एनर्जी है, ये एनर्जी लोकलाइज्ड है।
इस लोब में जो पार्टिकल्स नाच रहे हैं, दो दिखा रहा हूँ, एक एंटी नोड वाला पार्टिकल और एक कोई भी अदर वाला पार्टिकल। यहाँ पे जो पार्टिकल की पोजीशन अलग अलग टाइम पे अलग अलग है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग है जो, ठीक है, ये जो नाच रही है पार्टिकल्स, तो ये जो पार्टिकल की एनर्जी है वो इसी लोब में लोकलाइज्ड है, ये आगे नहीं बढ़ रही है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। मतलब जब ट्रैवलिंग वेव बोलते थे तो एनर्जी तो आगे प्रोपोगेट करती थी, बट यहाँ पे एनर्जी लोकलाइज्ड है। मतलब यहाँ पे कनेक्टेड पार्टिकल सिस्टम होने के बावजूद भी एनर्जी लोकलाइज्ड है। मतलब हर पार्टिकल अपनी एनर्जी बाजू वाले पार्टिकल को दे ही नहीं रहा है। यस और नो? हर पार्टिकल अपनी एनर्जी बाजू वाले पार्टिकल को ट्रांसफर कर ही नहीं रहा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, कि कोई भी पार्टिकल अपनी एनर्जी बाजू वाले पार्टिकल को ट्रांसफर कर ही नहीं रहा है। तो अगर ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो हर पार्टिकल के पास जितनी एनर्जी है वो वही एनर्जी अपने पास ही रख रही है, और अपने पास रख रही है और किसी को ट्रांसफर नहीं कर रही है। अभी बच्चा इस सवाल से पूछता है कि सर फिर अगर कोई पार्टिकल अपनी एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर रहा है दूसरे वाले पार्टिकल को, तो फिर पार्टिकल नाच कैसे रहे? तो उसके लिए आपको बेसिक से आना पड़ेगा, जो मैंने आपको सिखाया कि इस एंड से आपने एक वेव रिलीज किया, इस एंड से आपने दूसरा वेव रिलीज किया, जब ये मिलते हैं, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, जब ये मिलते हैं तब बनता है स्टैंडिंग वेव। तो पहले तो ये ट्रैवलिंग वेव ट्रैवल कर चुका है ना भाई स्ट्रिंग के ऊपर, तो उसने एनर्जी दे दी है पार्टिकल्स को, फिर सुपर इम्पोजिशन हो रहा है। तो जब सुपर इम्पोजिशन हो रहा है तो पार्टिकल्स के पास जो एनर्जी थी, पार्टिकल्स चाह रहा था कि वो एनर्जी को आगे प्रोपोगेट कराएं, लेकिन सुपर इम्पोजिशन जब हो गया तो अब वो पार्टिकल अपनी एनर्जी अपने पास रख रहा है। तो अगर पार्टिकल अपनी एनर्जी अपने पास रख रहा है, मतलब पार्टिकल एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर रहा है, तो अब सवाल आता है कि इसका मतलब ये हुआ सर, जैसे हमने ट्रैवलिंग वेव में किया था कि du/dx इज इक्वल टू dk/dx होता था। मतलब जब एनर्जी ट्रांसफर होती थी तो du/dx इक्वल टू dk/dx होता था। मतलब उस टाइम पे हमने बोला था कि ट्रैवलिंग वेव में एनर्जी की ट्रीटमेंट वैसे नहीं होती जैसे आइसोलेटेड पार्टिकल के एसएचएम की एनर्जी ट्रीटमेंट होती है। लेकिन जब हम स्टैंडिंग वेव की बात कर रहे हैं तो हम ये बोल रहे हैं कि हर पार्टिकल के पास जो एनर्जी है वो उसकी अपनी एनर्जी है, इन स्पाइट ऑफ दैट बीइंग अ कनेक्टेड सिस्टम। तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे एनर्जी की ट्रीटमेंट, यहाँ पे मतलब स्टेशनरी वेव में एनर्जी की ट्रीटमेंट क्या बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसा आइसोलेटेड पार्टिकल में एनर्जी की ट्रीटमेंट होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया मैंने, क्या आपके भेजे में गई बात? आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब स्टैंडिंग वेव में, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव में क्या एनर्जी की ट्रीटमेंट वैसी ही होगी जैसे आइसोलेटेड पार्टिकल का एसएचएम में एनर्जी की ट्रीटमेंट होती थी। स्टैंडिंग वेव में एनर्जी ट्रीटमेंट इज सेम एज दैट ऑफ एनर्जी ट्रीटमेंट मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? इज सेम एज दैट ऑफ एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम, एज दैट ऑफ एनर्जी इन एसएचएम। इसको और अच्छा कर सकते हैं अगर आप अपने कॉपी में ये लिख लो, एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड पार्टिकल इन एसएचएम। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात थी, ठीक है, कि आपको समझ में आई ये क्या कॉन्सेप्ट चल रहा था, क्या हो रहा है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद तो हमने क्या समझा यहाँ पर कि एनर्जी की ट्रीटमेंट स्टेशनरी वेव में इज द सेम एज दैट ऑफ एनर्जी की ट्रीटमेंट इन एसएचएम। जो पार्टिकल एसएचएम करता है उसमें जैसे एनर्जी की ट्रीटमेंट, एनर्जी की ट्रीटमेंट एसएचएम में कैसी होती है? जब काइनेटिक एनर्जी मैक्स होता है तो पोटेंशियल एनर्जी मीन होता है, जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्स होता है तो काइनेटिक एनर्जी मीन होता है। यही चीज आप लोगों को दिखाया गया, याद करो तो समझ में आएगा। याद करो जब दो वेव सुपर इम्पोज होते थे, सुपर इम्पोज जब एग्जैक्टली हो रहे हैं तो मैं बोल रहा था कि उस टाइम पे स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रिंग, याद करो t = 0 और t = t/4, t = t/4 पे स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हो गई। जब दो वेव सुपर इम्पोज किए थे तो स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हो रही थी, याद करो जब मैंने आपको विजुअलाइजेशन ग्राफ विजुअलाइजेशन कराया था। जब ये हॉरिजॉन्टल हो गई थी तो मैंने बोला था आपको कि एनर्जी गायब हो गई,
आपने बोला था नहीं सर एनर्जी गायब नहीं हुई है, ये एनर्जी कहाँ है, ये एनर्जी इन पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो इस कंडीशन में जब स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है ना भाई जी, बट काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्स है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स है। तो वहीं पे बच्चे को समझ जाना चाहिए था, अच्छा बेटा इसका मतलब जब स्टैंडिंग वेव की बात होगी तो उस केस में एनर्जी की जो ट्रीटमेंट होगी वो बिल्कुल वैसी ही चल रही है जैसे आइसोलेटेड पार्टिकल का एसएचएम में होता है। यस और नो? आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ठीक है, चलो अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है छोटा सा कि एक लोब में कितनी एनर्जी होती है। मैंने क्लास में ऑलरेडी कराया था। कॉन्सेप्ट क्या है, एक लोब में कितनी एनर्जी होगी। एक बार जेई में आ चुका है ये सवाल, एक लोब में कितनी एनर्जी होगी। तो एक लोब में कितनी एनर्जी होगी अगर ये पूछना है, ये जानना है, तो इसको कैसे किया जाए सर जी। देखो अब हमें पता है कि अगर हम ये इक्विलिब्रियम पोजीशन देख लें, कौन सा पोजीशन देख ले, इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हमें पता है कि पार्टिकल के पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। हमारे लिए काइनेटिक एनर्जी निकालना ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू पोटेंशियल एनर्जी। और हमने ये भी सीखा है कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है और हर पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर क्यों, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही है इसलिए इंडिपेंडेंट बोला है, ऑल्दो इट इज अ कनेक्टेड सेट ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, वेरी गुड। तो यहां से x दूरी पे आप एक छोटा सा पार्टिकल मानिए dx लंबाई का, और मान लीजिए स्ट्रिंग की जो मास पर यूनिट लेंथ है वो म्यू है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी, छोटी सी काइनेटिक एनर्जी डी के, क्या उसे लिख सकते हैं हाफ इंटू म्यू डी एक्स इंटू वी स्क्वायर। और v क्या हो जाएगा, बिकॉज इक्विलिब्रियम पोजीशन पे v है, v विल बी a ओमेगा। अब a क्या है, a है x दूरी वाले पार्टिकल का एम्पलीट्यूड जो कहां से आएगी, स्टेशनरी वेव के इक्वेशन से, 2a sin के x। तो हाफ इंटू म्यू डी एक्स दैट इज द मास इंटू 2a sin के x इंटू ओमेगा, because velocity at the equilibrium position for a particle performing SHM is a omega। अरे मैक्सिमम होती है ना इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, ऐसे क्या कर रहे हो भाई। तो v is equal to a ओमेगा, तो हाफ म्यू dx के साथ आप a ओमेगा मल्टीप्लाई कर दोगे। यहाँ पे a क्या है, a द एम्पलीट्यूड ऑफ द x दूरी वाला पार्टिकल, सो यू हैव टू राइट 2a sin के x a की जगह पे, एंड ओमेगा की जगह पे क्या आ जाएगा, ओमेगा इज द, जो आप ओमेगा अपने अपने स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन में रखी हुई है वही ओमेगा है, या जनरल कर लीजिए, उस जनरलाइज कर लीजिए, ओमेगा ही रखिए। तो हाफ इंटू म्यू इंटू dx इंटू a 2a sin के x इंटू ओमेगा का होल स्क्वायर करोगे तो आपके पास एक v के e की एक्सप्रेशन आएगी। टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करोगे, 0 से लेके λ/2 तक करोगे बेटा जी, क्योंकि एक लोब दो नोड्स के बीच की दूरी λ/2 होती है ना, तो x की वैल्यू 0 से लेके λ/2 तक करोगे, इंटीग्रेशन करोगे तो एक आंसर आ जाएगा। तो वो जो आंसर है आप चाहो तो उसे रट लो, और कॉन्सेप्चुअली मैंने आपको क्लैरिटी दे दी। ठीक है, अरे आया कि नहीं आया ना, आ जाओ। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस। आइए एक नया व्हाइट बोर्ड शेयर करते हैं आपके साथ। ठीक है, अब सुनिए, अब यहाँ पे स्टैंडिंग वेव जो जनरेट होती है फिक्स्ड एंड्स के बीच में, यानी दो फिक्स्ड एंड्स ले लीजिए, इनके बीच में एक इधर से वेव चलाई है लेफ्ट हैंड साइड से और एक राइट हैंड साइड से वेव चलाई, तो यहाँ पे स्टैंडिंग वेव जनरेट होगी। तो स्टैंडिंग वेव जो जनरेट होगी इसमें यहाँ पे स्टैंडिंग वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी है, अब आप अलग अलग नंबर ऑफ लोब्स यहाँ पे बना सकते हो डिपेंडिंग अपन कि आप कहाँ पे इसे इसे डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हो, राइट। अगर आप एग्जैक्टली सेंटर पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करोगे तो आपको यू नो एक ही लोब मिलेगा, कोई और डिस्टेंस पे करोगे तो आपके नंबर ऑफ लोब्स बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैंने बच्चों को कराया था क्लास में, कुछ बच्चे जो 11th के हैं उनको याद आ रहा होगा, मैंने 12th वालों को, रिपीटर्स वालों को भी बताया था।
मैंने ये किया था कि एक रबर बैंड लिया था, हरी कराड़ इज देयर, उसी से रबर बैंड लिया था मैंने। एक रबर बैंड लिया था, रबर बैंड के इस सिरे को मैंने हाथ से पकड़ लिया, एक बच्चे को हाथ से पकड़ाया और इस सिरे को दूसरे हाथ से पकड़ाया और मैं यहाँ पे नज किया इसे। तो जब मैंने नज किया तो ये बेसिकली इस टाइप से वेव बने और यहाँ पे पूरा ऐसा एक मतलब एक बैकग्राउंड रेड कलर का बन गया था। रेड कलर का ही स्ट्रिंग था शायद वो, जो हरी ने दिया था मुझे। रिमेम्बर, तो मैंने दिखाया था बच्चों को, देख 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 कैसे नाच रहा है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि मैंने नजिंग कहाँ दी तो नंबर ऑफ लोब्स के फॉर्मेशन में चेंज आ रही थी, ये भी मैंने दिखाया। ठीक है, उसके हिसाब से जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। ठीक है, कि मैंने कहाँ पे उसे उसे एक नीचे की तरफ फोर्स लगाया जिससे वो ऐसे नाचने लगा। तो डिपेंडिंग अपॉन कि कितने लोब्स हैं वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, ये सब चीज डिसाइड होता है। तो वो सेक्शन जो है, वो सेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है समझ लेते हैं अभी थोड़ा सा। आइए देखिए, मान लीजिए स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड ले रहा हूं मैं और पहला जो केस लेता हूं, पहला केस ये लेता हूं कि आपकी एक ही लोब बन रही है, बिकॉज ये वाला एंड फिक्स्ड एंड है। तो फिक्स्ड एंड में हमेशा क्या बनेगा, नोड्स बनेगा। बेसिक फिक्स्ड एंड में हमेशा क्या बनेगा, नोड्स। ठीक है, और एंटी नोड बनेगा इसके आगे। मान लो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो है वो एल। ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला जो हमेशा एप्लीकेबल होगा, दैट इज इक्वल टू v इज इक्वल टू f लैम्डा। इट विल ऑलवेज बी एप्लीकेबल, दिस फॉर्मूला विल ऑलवेज बी एप्लीकेबल, v इज इक्वल टू f लैम्डा। अब ये जो v है, ठीक है, जब एक ही लोब है उस केस में ये जो f होता है इसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। जब एक ही लोब बनता है इसे हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसे बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। एक ही जब लोब होगा तो इट्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू v अपॉन लैम्डा। अब जो ये v है, ये v है अंडर रूट ऑफ t बाय म्यू, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि मास पॉइंट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एंड द टेंशन बिटवीन द टू एंड्स इज आल्सो फिक्स्ड, वो चेंज नहीं होगा, तो t बाय म्यू हो गया। अब बात आ रही है लैम्डा की। लैम्डा के लिए क्या करें, क्या हमें पता है कि दो नोड्स के बीच की दूरी लैम्डा बाय 2 होगी। दो नोड्स है तो दो नोड्स के बीच की दूरी लैम्डा बाय 2 होगी और ये लैम्डा बाय 2 क्या एल के बराबर होगा, बिकॉज़ दो नोड्स के बीच की दूरी एल थी। तो लैम्डा की वैल्यू क्या रख सकते हो आप, 2l। तो ये जो आई 1 by 2l, दिस इज इक्वल टू, दिस इज नोन एज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, दिस इज नोन एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में ये वाला क्वांटिटी देखिए, क्या ये 1 है, तो इस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को हम लोग फर्स्ट हार्मोनिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक। इस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक एक टर्म है, घबराइए मत। ये कैसे डिसाइड होता है, ये टर्म को देख के 1 है ना यहाँ पे, इसलिए फर्स्ट हार्मोनिक। और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्यों हुआ, क्योंकि अब यहाँ पे सिंपल एक ही लोब है, इसीलिए इसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोला गया। और यहाँ पे जो 1 आ रही है संख्या, दैट विल डिसाइड इट इज विच हार्मोनिक, तो दिस इज फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है, अब एक और मैं कराऊंगा, बाकी आपको करना है। दूसरा जो आएगा वैसा बनेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, फंडामेंटल फंडामेंटल लोब हो गया, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, तो ये इस तरीके से नर्ज किया कि दो लोब बने। कितने लोब बने, दो लोब। ठीक है, तो अब भी इनके बीच की दूरी जो है वो एल है। ठीक है, v इक्वल टू एफ लैम्डा एप्लीकेबल है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, v इक्वल टू एफ लैम्डा एप्लीकेबल। तो जो f यहाँ पे आएगा दैट विल बी इक्वल टू v बाय लैम्डा। तो v की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ t बाय म्यू, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, टेंशन बिटवीन द टू स्ट्रिंग इज सेम एंड मास पॉइंट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज सेम। तो f इज इक्वल टू v बाय लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू जो है यहाँ पे क्या करूंगा मैं, देखो ये 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 क्या हमारे पास तीन नोड्स हैं, तो क्या हम देखेंगे L की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे लैम्डा बाई 2 और यहाँ पे लैम्डा बाई 2। तो L की वैल्यू क्या, लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2, दैट इज लैम्डा हो गया क्या, तो L की वैल्यू लैम्डा आ गई। तो L की वैल्यू लैम्डा आ गई, तो लैम्डा की जगह पे आप
यहाँ पे एल लिख दो, ठीक है। आप यहाँ पे एक मैनिपुलेशन करो, मैनिपुलेशन को मैं अलग लेटर्स दिखा रहा हूँ। आप 2 से मल्टीप्लाई करो नीचे और ऊपर से भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो सेम ही रहा। तो अगर आप ध्यान से अभी देखोगे तो f की वैल्यू आ गई 2/2l इंटू अंडर रूट ऑफ टी बाई मी, बिकॉज यहाँ ऊपर में 2 आ गया और ये पूरा टर्म 1/2l इंटू अंडर रूट ऑफ टी बाई मी ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बराबर थी। तो यहाँ पे 2 आने के कारण इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड हार्मोनिक, इसको बोलते हैं सेकेंड हार्मोनिक। क्या बोलते हैं? सेकेंड हार्मोनिक। दिस इज योर सेकेंड हार्मोनिक। इस सेकेंड हार्मोनिक को हम लोग एक और नए टर्म से जानते हैं, दैट इज नोन एज फर्स्ट ओवरटोन। सुना होगा आपने फर्स्ट ओवरटोन। तो फर्स्ट ओवरटोन मतलब क्या, कैसे डिसाइड करेंगे ओवरटोन कितना है? ओवरटोन डिसाइड करने के लिए आपको ये देखना है कि फंडामेंटल के ऊपर कितने एक्स्ट्रा लोब्स, फिर से सुनो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के ऊपर, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में कितने लोब्स हुआ करते थे? एक। तो फंडामेंटल के ऊपर कितने एक्स्ट्रा लूप्स बने, दैट विल डिसाइड द नंबर ऑफ हार्मोनिक। अगर एक एक्स्ट्रा बना फंडामेंटल के ऊपर तो फर्स्ट ओवरटोन, सॉरी 2 बना एक्स्ट्रा तो 2 सेकंड ओवरटोन, 3 बना तो थर्ड ओवरटोन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये सेकंड हार्मोनिक हुआ लेकिन फर्स्ट ओवरटोन हुआ। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो यहाँ पे आप एक जनरल केस ले सकते हो, जनरल केस जो मैं लूंगा, ठीक है, ध्यान से देखिए। जनरल केस जो होगा वो क्या हो, मान लीजिए आपने स्ट्रिंग ले ली है, इसके अंदर आपने अरे यार सॉरी, ठीक है, इस टाइप से देखो। तो ये डॉट 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 कर दो और इस तरीके से एंड हो रहा है ये, ठीक है। ऐसे लास्ट में इधर एंड होगा, ठीक है। यहाँ पे टोटल n लूप्स है। कितने लूप्स हैं? n लूप्स। लेंथ वेंथ सब वही है l, मतलब मैंने ऐसे नर्च किया कि अभी n लूप्स बन गए। तो n लूप बने तो v इज इक्वल टू f लैम्डा अभी भी एप्लीकेबल है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी जो होगी इट विल बी इक्वल टू v बाय लैम्डा। v की वैल्यू में भी कोई बदलाव नहीं, इट इज t बाय न्यू लैम्डा। तो लैम्डा जो है, अब क्या करें, देखो n टोटल लूप्स, कोई भी दो नोड के बीच की दूरी जो है वो लैम्डा बाय 2 है। n कंप्लीट लूप्स है, मतलब ये जो l है, दिस l विल बी इक्वल टू n टाइम्स लैम्डा बाय 2, ठीक है। इससे जो लैम्डा की वैल्यू आ रही है, ये लैम्डा की वैल्यू आ रही है 2l बाय n। आप लैम्डा की वैल्यू 2l बाय n डाल दें तो यहाँ पे 2l आ जाएगा और ऊपर में जो आएगा वो आएगा n। तो आप इसको ध्यान से देखिए, ये वाला जो पार्ट है ये तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का पार्ट है, और यहाँ पे जो n आ रहा है इसको देखें, तो ये जो बना आपका, दिस इज योर nth हार्मोनिक, क्योंकि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का कितना मल्टीपल है? nth, तो इसलिए nth हार्मोनिक। अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं ये कितना ओवरटोन होगा। फंडामेंटल लूप, एक लूप को छोड़ दीजिए, इसको छोड़ने के बाद अगर n टोटल लूप्स थे तो कितने इसके ऊपर एक्स्ट्रा कितने लूप्स हुए? n-1। तो ये कितना ओवरटोन हो गया? n-1 ओवरटोन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो जो स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स है उसमें हार्मोनिक और ओवरटोन का क्या रिलेशनशिप होता है? nth हार्मोनिक इज इक्वल टू n-1 ओवरटोन। इसका मतलब आपको ऐसा बोला जा सकता है, कंपेयर द 19th overtone with second harmonic of a string, right, of a string which is fixed at both ends, ठीक है। तो 19th हार्मोनिक एंड सेकेंड ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन मतलब n-1 की वैल्यू सेकेंड है तो n की वैल्यू 3 है, तो n की वैल्यू 3 है मतलब थर्ड हार्मोनिक। तो 19th हार्मोनिक और थर्ड हार्मोनिक का रेशियो चाहिए, तो 19:3 आंसर है। तो बच्चे को ये क्लैरिटी आनी चाहिए कि nth हार्मोनिक मतलब कितना ओवरटोन, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, ठीक है। और इसके बाद जो आता है वो है स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट
वन एंड। तो स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड की क्या क्या किस तरीके की लॉजिक चलेगी, लेट्स सी। स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड मतलब एक ही एंड फिक्स्ड है और दूसरा एंड फ्री है, राइट, फ्री टू मूव। तो आपका जो सबसे फंडामेंटल लूप बनेगा इस केस में वो ये बनेगा, सबसे फंडामेंटल लूप। यहाँ पे मान लीजिए एक रिंग है, जिस रिंग के ऊपर ये बंधा हुआ था और रिंग मूव कर सकता है। दिस इज योर मोस्ट फंडामेंटल, राइट। ये सबसे लोएस्ट नंबर ऑफ लूप्स बन सकते हैं इस केस में, जब स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड ओनली है एंड इट इज फ्री टू मूव एट द अदर एंड। तो अब ये एल है, तो अब यहाँ पे नोड होगा और इस जगह पे एंटाई नोड होगा, ठीक है। मतलब एंटाई नोड ऊपर वाला, नीचे वाला तो एंटाई नोड है, ठीक है। तो अब इनके बीच की जो दूरी है दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा बाय 4। एक सक्सेसिव नोड, एक नोड और सक्सेसिव एंटी नोड के बीच की दूरी कितनी होगी, लैम्डा बाय 4। तो क्या लैम्डा बाय 4 एल के बराबर है, जिससे लैम्डा की वैल्यू क्या आती है, लैम्डा की वैल्यू आती है 4l। लैम्डा की वैल्यू आती है 4l। तो अगर मैं v इज इक्वल टू एफ लैम्डा करूं, फिर से ये कंडीशन एप्लीकेबल होगा। तो फ्रीक्वेंसी व्हिच इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इट विल बी v बाय लैम्डा। तो v की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ t बाय म्यू, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय मास पर लेंथ। और लैम्डा की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1/4l। तो ये जो पोर्शन है 1/4l into under root t by mu, दिस इज योर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और ये जो यहाँ पे ऊपर में आपको दिख रहा है 1, सो दिस इज योर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और you can say it as first harmonic, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है। अब दूसरा वाला वेरिएंट क्या आएगा, लेट्स सी दैट। दूसरा वाला वेरिएंट आएगा ऐसा, ये ऐसा होगा और फिर ऐसा मछली की टाइप बन जाएगा, ठीक है। ये फ्री एंड है, दोनों के बीच की दूरी अब भी एल है। आइए, तो ये दो नोड्स के बीच की दूरी कितनी होगी, दो नोड्स के बीच की दूरी लैम्डा बाय 2 और लैम्डा बाय 2 और नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी लैम्डा बाय 4। तो क्या मैं अब यहाँ पे लिख सकता हूँ L इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 4, दैट इज 3 लैम्डा बाय 4। तो जिससे आपको मिला लैम्डा इज इक्वल टू 4L बाय 3। तो अगर आप V इक्वल टू एफ लैम्डा अप्लाई करें, ये हमेशा एप्लीकेबल होगा, तो उससे आपको फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी इक्वल टू V बाय लैम्डा। तो V बाय लैम्डा में V की वैल्यू में कोई चेंज नहीं, तो V की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ t बाय न्यू, इसमें कोई चेंज नहीं। और लैम्डा जो है, अभी लैम्डा की जगह पे आप डालोगे 4L बाई 3, तो ये आ जाएगा 3/4L अंडर रूट t बाई न्यू। लुक एट दिस 3 प्रॉपर्ली, और ये वाले सेगमेंट को देखिए, ये तो फंडामेंटल है, लेकिन फंडामेंटल के साथ क्या मल्टीप्लाई है, 3, तो ये कहलाएगा थर्ड हार्मोनिक, ये कहलाएगा थर्ड हार्मोनिक। अब बात करेंगे ओवरटोन की, यहाँ पे भी ओवरटोन होगा, हाँ सर होगा, बिल्कुल होगा। थर्ड हार्मोनिक, अब ओवरटोन। फंडामेंटल, क्या ये फंडामेंटल था, याद करो इससे पहले वाले स्लाइड में, ये फंडामेंटल था क्या, क्या इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा लूप जुड़ गई है और वो लूप ये है, एक कंप्लीट एक्स्ट्रा लूप। फंडामेंटल के ऊपर कितने कंप्लीट एक्स्ट्रा लूप्स, एक। सो थर्ड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो ये थर्ड हार्मोनिक है या फर्स्ट ओवरटोन है, क्या बात समझ में आई है। सो दिस इज दैट। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो जनरलाइज वाला पार्ट है, मैं चाहता हूं कि जनरलाइज वाला पार्ट आप खुद करो, राइट। दिस एंड्स योर वेव्स इन स्ट्रिंग पार्ट कंप्लीटली। आपको मैंने जो नोट्स दिया है वो बहुत ही बहुत ही ज्यादा क्रिस्प है, और ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप सिर्फ वो नोट्स देख लें जो मैंने आपको व्हाट्सएप में प्रोवाइड की हुई है, ठीक है। वो अगर आप देख लेंगे आपके सिनॉप्सिस नोट्स को, तो आपको पूरी समझ आ जाएगी, एवरीथिंग आई ट्राई टू पुट, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, and we will meet again the next day, not tomorrow. Tomorrow is Sunday, so you enjoy and study hard and stay connected. We will meet again on Monday, okay.